सीबीआई ने व्यापम घोटाला मामले में एमबीबीएस छात्रा नम्रता दामोर की मौत की जांच के लिए हत्या का मामला किया दर्ज। जांच एजेंसी ने पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बारे में प्रारंभिक जांच शुरू की, जो नम्रता की मौत के बारे में लेने गए थे जानकारी। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015 सहित 8 नए विधेयक करेगी पेश। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण विधेयक और जीएसटी संबंधित संविधान संशोधन विधेयक सहित कुल 11 लंबित विधेयकों को भी सरकार इस सत्र में पारित कराने की करेगी कोशिश। भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद में पेश करने के बाद सरकार ने संयुक्त समिति को भेज दिया है। अब सरकार फिर से इसे पास कराने की करेगी कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से फोन पर बातचीत कर राज्य के हालात का जायजा लिया है। राजनाथ सिंह ने जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा बल समेत केंद्र की ओर से तमाम संभव मदद का आश्वासन दिया है। असम के तिनसुकिया जिले में उल्फा के संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा कुछ लोगों की हत्या के बाद राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक करीब 563 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। इस साल बुआई क्षेत्र में 61% से भी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 132 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुआई हुई है और 56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दालों की बुआई है, जो कि पिछले साल के बुआई क्षेत्र की तुलना में दुगने से भी अधिक है। करीब 102 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 47 हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की बुआई हुई थी। किसानों को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वो सुनिश्चित करें कि किसानों को दिए जाने वाला कुल कर्ज पिछले 3 साल के औसत से कम ना हो। रिजर्व बैंक का निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए राहत के कई कदम उठा रही है। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि जो बैंक तय सीमा तक कर्ज नहीं बांटेंगे उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। देश के 91 महत्वपूर्ण जलाशयों में मौजूद पानी की मात्रा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। साथ ही ये मात्रा पिछले 10 साल के औसत उपलब्धता से भी ज्यादा है। अभी इन जलाशयों में करीब 51 अरब घन मीटर जल का संग्रहण आंका गया है। यह मात्रा पिछले साल की इसी अवधि के दौरान कुल मात्रा से 33% अधिक है तथा पिछले 10 साल के औसत जल संग्रहण से 12% अधिक है। दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पोस्को ने विभिन्न नियामक मंजूरियों में देरी के कारण ओडिशा में अपनी प्रस्तावित 12 अरब डॉलर की इस्पात परियोजना स्थगित कर दी है। कल सियोल में निवेशकों की सभा में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की मांग की कमी तथा कंपनी की सहायक कंपनियों के मुनाफे में गिरावट के कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक वातावरण में बदलाव आया है। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद आज देश भर में बड़े धूम से मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्योहार। कल चांद का दीदार होते ही रोजेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देनी शुरू कर दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी है ईद की मुबारकबाद। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश भर से भक्त और श्रद्धालु पुरी धाम पहुंचे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अलग अलग रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा पर निकलेंगे। गौरतलब है कि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम देवदलन होता है। उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में नवकलेवर महोत्सव मनाया गया है। भगवान जगन्नाथ के नए रूप में आने के मौके पर यह उत्सव मनाया जाता है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में रथ यात्रा शुरू हो गई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और यूसीपीएन माओवादी पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति और भूकंप के बाद की गतिविधियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नेपाल के पुनर्निर्माण कार्यों में नेपाल का पूरा समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यूरोपीय संघ ने ग्रीस को 7.8 अरब डॉलर के अल्पकालिक कर्ज को मंजूरी दे दी है ताकि वह ईसीबी के बकाये का भुगतान कर सके और आईएमएफ का कर्ज लौटा सके। यह मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब नए राहत पैकेज को मंजूरी अभी दिया जाना बाकी है। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, हमने वित्त पोषण को पूरा करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते को 28 देशों का समर्थन प्राप्त है। इस बीच जर्मनी के सांसदों ने ग्रीस के लिए नए EU IMF सौदे पर बातचीत बहाल करने के लिए चांसलर एंजेला मर्केल को हरी झंडी दे दी है। यमन में सेना ने दक्षिणी प्रांत अदन को हुती विद्रोहियों से मुक्त करा लिया है। निर्वासन में रह रहे यमन के उपराष्ट्रपति खालिद बहा ने इस कामयाबी का दावा किया है। सऊदी अरब में रह रहे खालिद बहा का कहना था कि उनकी सरकार वहां आधारभूत सुविधाएं बहाल करने के लिए काम करेगी। अदन में पिछले 4 महीने से विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इंडोनेशिया में 2 ज्वालामुखियों से निकल रही राख की वजह से 3 और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में राख के गुबार से बंद होने वाले हवाई अड्डों की तादाद बढ़कर 5 हो गई है। माउंट रऊंग और माउंट गमालमा से निकल रही राख की वजह से हवाई अड्डों को खतरा पैदा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में
दो ट्रेनों की टक्कर में करीब 300 लोग घायल हो गए हैं। ये दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार कल शाम को हुई। हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। ज्यादातर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ का इलाज घटनास्थल पर चल रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि टक्कर कैसे हुई। भारत ने 2 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 54 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 179 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे ने तेज शुरुआत की, लेकिन टीम निर्धारित 20 ओवर में 124 रन ही बना सकी। इसके पहले भारत के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 178 रन बनाने में सफलता पाई।